तो बच्चों, जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए, आपने सिंगल स्पेसिफिक हीट पढ़ी हुई है। सीधे सीधे फॉर्मूला देखा, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल थीटा, और उसके बेसिस पर आपने स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया है। तो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में, दोनों में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सिंगल होती है। गैसेस में दो स्पेसिफिक हीट होती है। अब क्यों होती है उसका रीजन समझो आप। जो गैसेस हैं उनमें जो एक्सपांशन होता है उसके कंपेयर में सॉलिड्स में और लिक्विड्स में दोनों में निग्लिजिबल होता है। क्योंकि जब आप हीट देते हो तो नो डाउट सॉलिड का भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है और लिक्विड का भी होता है, लेकिन गैस का बहुत ज्यादा। आप यदि केवल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड का जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो, और लिक्विड का वो निग्लिजिबल होगा, उतना नहीं होगा। गैस में बहुत ज्यादा हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। और यदि आप इस बात को समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम गैस को हीट देते हैं वो दो पार्ट में इन्वेस्ट होती है। हीट का एक पार्ट जो है वो इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है गैस के वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए, और बचा हुआ जो हीट का पार्ट है वो यूज होता है गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होने में। अब आप फिर से मेरी बात को समझो। प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट कैसे बना? प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट कैसे बना? तो आपने देखा प्रेशर कुकर जो होता है, जब उसमें आप चावल और दाल जब बनता है तो आप लोगों ने देखा है बर्नर पर जब कुकर आप रखते हो और उस पर कुकर पर विसिल जो है वो लगा देते हो, विसिल। तो उसके बाद उसके अंदर स्टीम बनती है। उस स्टीम की हीट की वजह से चावल और दाल पकता है। यदि वो स्टीम आप न लगाएं तो स्टीम बाहर निकलती जाएगी और वही चावल और दाल को पकने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपने विसिल रख दी तो उससे वही चावल और दाल जल्दी पक गया। तो क्या फर्क आया? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। आपने गैस बर्नर के ऊपर एक कंटेनर लिया, उसमें दूध गर्म कर रहे हो और हीट दे रहे हो, तो आपको मालूम है वो दूध जो है वो गर्म हो रहा है, टाइम लगेगा उसमें। लेकिन उसी कंटेनर पर यदि आप ढक्कन ढक दो तो वही दूध जल्दी गर्म हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें आप बात समझे। थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूं। जब आप, ये कंटेनर है, यहां पर ये पिस्टन है, ये बर्नर है और इसके अंदर गैस है। जब आप हीट देते हैं तो नो डाउट ये गैस जो है वो एक्सपांड होगी, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये जो पिस्टन है इसका अपना वेट है, आयरन का है, ये आयरन का तो वेट है। वेट की वजह से इसको कहां जाना चाहिए? नीचे, डाउनवर्ड। पर डाउनवर्ड नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि इतना ही एक्चुअली में गैस के ऊपर गैस का प्रेशर है अपवर्ड। भाई इस पिस्टन का वेट है, वेट की वजह से फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और एरिया भी है, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो जो ये कवर है, पिस्टन है, इसका प्रेशर है डाउनवर्ड और गैस का प्रेशर है अपवर्ड। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इस पिस्टन की पोजीशन यहीं रहेगी। लेकिन जब आप हीट दे रहे हैं तो नो डाउट गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा
इस जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा उसकी वजह से ये पिस्टन कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ क्या, नहीं। क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि अभी भी जितना पिस्टन का प्रेशर डाउनवर्ड है उतना ही गैस का प्रेशर अपवर्ड है, बैलेंस कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम नो डाउट इंक्रीज हुआ है। पर यदि आप इसको ऊपर नहीं जाने देते और यहां वेट रख देते, इस पिस्टन के ऊपर वेट रख देते, मतलब आपने फोर्स इंक्रीज कर दिया है, वही एरिया है, एरिया वही है और वेट इंक्रीज कर दिया, मतलब फोर्स इंक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दिया डाउनवर्ड। अब गैस का भी प्रेशर अपवर्ड है, जब डाउनवर्ड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो मतलब गैस का भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तभी तो ये पिस्टन वही है। पिस्टन की इस जब ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जितना प्रेशर डाउनवर्ड उतना प्रेशर अपवर्ड। आपने डाउनवर्ड इंक्रीज हुआ, गैस का प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ क्या, नहीं, क्योंकि पिस्टन की पोजीशन वही है। तो इस वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर गैस का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बच्चों इससे आप समझ जाओ कि जब हम हीट देते हैं तो वो हीट दो पार्ट में इन्वेस्ट होती है। हीट का एक पार्ट इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्ट होता है और दूसरा पार्ट इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होने में यूज होता है। फर्स्ट वाले केस में जब आप वेट नहीं रख रहे थे, उस वक्त जो भी आप हीट दे रहे थे वो हीट दो पार्ट में इन्वेस्ट हो रही थी। एक तो इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए, ये यहां से यहां आ गया, जो आपने हीट दी थी उस हीट का एक पार्ट, जैसे मान लीजिए 10 जूल हीट दी, तो 10 जूल में से मान लीजिए 3 जूल हीट जो है वो एक्सपांशन में यूज हो गई और बाकी बची हुई 7 जूल इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज हो रही है। तो 7 जूल ने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, 3 जूल ने वॉल्यूम इंक्रीज किया, 7 जूल ने टेम्परेचर बढ़ाया। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेकंड वाले केस में आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, एक्सपांशन नहीं हो रहा। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डेल V, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही क्या ड्राइव होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। भाई आपका वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यदि पिस्टन यहां गया है डेल एक्स, तो वर्क कितना बोलोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि इसी को हम इस पिस्टन के एरिया से डिवाइड कर दें और एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर, और डेल एक्स, एरिया इंटू डेल एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क का जो फॉर्मूला बनता है होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा था इसलिए वर्क हो रहा था और उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो 10 जूल में से 3 जूल यहां चली गई और 7 जूल जो है वो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। लेकिन जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, पिस्टन को ऊपर नहीं जाने दे रहे हो आप, तो वर्क कितना लगेगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, जीरो। जो वॉल्यूम गैस का ओरिजिनली है और कुछ टेम्परेचर देने के बाद, इंक्रीज होने के बाद भी वॉल्यूम वही है,
मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 0। तो जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो वर्क की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। तो यहाँ एक्सपांशन के अगेंस्ट वर्क हुआ क्या, नहीं। एनर्जी चाहिए, नहीं। लेकिन आप तो 10 जूल दे रहे हो, तो वो कहां जाएगी हीट, वो पूरी की पूरी यूज होगी इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए बच्चों, जब प्रेशर कुकर जो होती है उस पर आप विसिल लगा देते हो, विसिल मतलब वेट, वेट, तो वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट। जितनी हीट देते हो आप, वो पूरी की पूरी यूज होती है अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन यदि आप विसिल को हटा दोगे तो उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है, और उतना ही टेम्परेचर यदि आपको इंक्रीज करना है कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में तो ज्यादा हीट लगेगी। इसका मतलब यदि मान लीजिए सपोज आपको यहां पर गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है और यहां भी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो किस कंडीशन में आपको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी? नो डाउट कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में कम हीट रिक्वायर्ड होगी और कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए बच्चों, जो स्पेसिफिक हीट होती है गैस की, वो दो अलग अलग कंडीशन में डिफाइन की जाती है। एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। तो यदि मैं बोलूं आपको, फर्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये स्मॉल सी है, इससे डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी फॉर्मूला सेम है, केवल कंडीशन आ जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला जैसा हमने वहां देखा था ना, डेल क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल थीटा, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए देखा था, वही फॉर्मूला लगेगा, बस एस की जगह क्या जाएगा, सीवी, स्मॉल सी वी। और यदि ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले की बेसिस पर आप सीवी को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सीवी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल थीटा। अब यदि m 1 कर दें, इफ m इज इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब गैस कितनी ले रहा है, 1 ग्राम, कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में 1 1 ये कर दिया तो Cv इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल थीटा, सॉरी डेल क्यू। तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, Cv की डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दोगे डेफिनेशन? आप बोल सकते हो specific heat of a gas at constant volume is defined as the amount of heat required by 1 gram gas to increase its temperature by 1 degree Celsius is called specific heat of a gas at constant volume। फिर से, यदि n की वैल्यू 1 ग्राम की, टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस, तो फिर जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको अपन बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम
चाहो तो शुरू में कंडीशन लिख दो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट required by 1 gram gas to increase its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin by 1 Kelvin is called specific heat of a gas at constant volume. अब बच्चों जब मैंने ये बोला ना कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस यदि इंक्रीज होगा तो केल्विन में मैं कैसे बोल सकता हूं 1 केल्विन? अरे आप देखो सेल्सियस स्केल को और केल्विन स्केल को दोनों को इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ 273 केल्विन है, 100 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 373 है। मतलब इन्हीं की दो पार्ट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस देखो, यहाँ पर 0 से 1 होगा, यहाँ 273 से यदि 1 इंक्रीज करोगे तो 274 हो जाएगा। लेकिन हुआ तो 1 केल्विन इंक्रीज, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कितना इंक्रीज? जब यदि मान लीजिए गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कितना केल्विन है? 273 केल्विन। जब आप हीट दोगे और मान लीजिए टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से कितना हो जाएगा 1, लेकिन केल्विन स्केल पर वही कितना हो जाएगा 274। तो इंक्रीज कितना हुआ 1 केल्विन। 274 माइनस 273 मतलब 1 केल्विन। तो यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी बॉडी का, इसका मतलब केल्विन स्केल पर कितना इंक्रीज हुआ 1 केल्विन। सेम, तो इसलिए आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको समझ में आ गया। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम गैस to increase its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat of a gas at constant volume. यदि ये समझ में आ गया तो Cp भी सेम है। Cp मतलब specific heat of a gas at constant pressure। तो यहाँ भी बच्चों वही फॉर्मूला होगा, del Q is equal to m into Cp into del Cp। Cv की जगह Cp आ जाएगा, तो इसका मतलब Cp is equal to del Q upon m into del theta। मतलब at constant pressure if m is equal to 1 gram, del theta is equal to 1 degree Celsius, ये भी 1 ये भी 1, तो Cp is equal to del Q। इसको भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हो, पहले कंडीशन मेंशन कर दो, एट कांस्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat of gas at constant pressure। ये जब मैंने डिफाइन किया था तो मास 1 ग्राम लिया था, पर इसी की जगह पर बच्चों यदि 1 ग्राम मोल बोल दूंगा, मोल, या यहाँ भी 1 ग्राम मोल बोल दूं मैं, तो ये जो Cv है वो सिंपल नहीं रह जाएगा, इसको हमको बोलना पड़ेगा मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। स्मॉल सी की जगह पर कैपिटल सी हो जाएगा, यहाँ पर del Q is equal to m की जगह n हो जाएगा, ये कैपिटल सी हो जाएगा इनटू del थीटा। तो कैपिटल Cv is equal to del Q अपॉन n into del थीटा हो जाएगा, या n मतलब मोल्स, del थीटा चेंज इन टेम्परेचर,
अब यदि हम यहाँ पर बोले m की जगह n की वैल्यू 1 ग्राम मोल और डेल थीटा की जगह 1 डिग्री सेल्सियस, तो Cv इज इक्वल टू जाएगा डेल क्यू। मतलब सिंपल वही डेफिनेशन बनेगी, बस मास जो आप बोल रहे थे 1 ग्राम उसकी जगह जाएगा 1 ग्राम मोल। तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? पहले कंडीशन दे दो, यहां पर कंडीशन रख दो जैसे ये रखी ना वैसे, एट v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और डिफाइन कर दो कैसे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम the amount of heat required by 1 gram mole of a gas to increase its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called molar specific heat at constant volume, है ना? वैसे यहां पर भी लाएगा सब कुछ, ये स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी हो जाएगा, यहाँ स्मॉल n की जगह n नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ हो जाएगा Cp कैपिटल सी, फिर ये जाएगा कैपिटल सी P इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन n इनटू डेल थीटा, फिर एट प्रेशर कांस्टेंट n 1 मोल, डेल थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, Cp इज इक्वल टू डेल क्यू। मतलब फिर से वही, at constant pressure the amount of heat required by 1 gram mole gas to increase its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called molar specific heat at constant pressure। हो गया, डिफाइन हो गया। पर बच्चों मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया ना, वर्क नहीं हो रहा वहां पर वॉल्यूम चेंज होने के लिए। पूरी हीट किस लिए यूज हो रही है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। बस मान लीजिए आपने 10 जूल दी, पूरी की 10 जूल किस लिए लग गई? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो आप 10 जूल देंगे हीट, तो उससे टेम्परेचर भर नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो पता चला 7 जूल जो है वो 3 जूल तो किसमें इन्वेस्ट हो गई? वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, बची 7 जूल। अब वो कहां से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगी? तो आपको पता चला 3 जूल और देनी पड़ गई, उसमें से भी 1 जूल और चले गई। तो कुल मिलाकर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसमें कम हीट लगेगी, और कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको ज्यादा हीट लगेगी। 14 जूल लग गई बात, यहाँ 10 जूल। इसका मतलब जो Cp है वो हमेशा ग्रेटर होता है Cv से। इसका मतलब हमेशा Cp ग्रेटर होता है Cv से। यदि आप गैस ले रहे हैं 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में आपको जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, उसी को आप क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू कम रहेगी। जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। और बच्चों इनका जो डिफरेंस आता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है कैपिटल R। ये कैपिटल R जो है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और इस इक्वेशन को बोलते हैं मेयर इक्वेशन। हालांकि ये मैं डिराइव करवाऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि एग्जाम में भी टीचर्स पूछते हैं, मैं करवाऊंगा। पर एक बात याद रखना बच्चों, Cp, Cv और R यदि तीनों की यूनिट सेम होगी तो ये इक्वेशन लगेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन 4.2 या J मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये मैं आपको डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो,
अभी तो आप Cp माइनस Cv इक्वल टू R याद रखो, मेयर इक्वेशन है ये। इसका मतलब है कि जो Cp है वो कितना होता है, Cv प्लस R। जब Cv की जितनी वैल्यू उसमें R को ऐड करोगे तब जाकर क्या बनेगा, Cp बनेगा। मतलब Cp ग्रेटर होता है किससे, Cv से। अच्छा एक और बात है कि एक रेशो जिसको अपन बोलते हैं गामा, चलो उसको बता देता हूं मैं आपको डिटेल में, बाकी वो थर्मोडायनेमिक्स में होगा। तो ये Cv, ये Cp, और गामा जो होता है बच्चों Cp Cv रेशो कहलाता है, Cp अपॉन Cv। जो मोनो एटॉमिक गैस होती है, मोनो, फिर डाई और फिर पॉली, है ना, 3 टाइप की गैस होती है ना, मोनो, डाई और पॉली। मोनो मतलब है हीलियम, नियॉन, ये सब। डाई मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पॉली जैसे ओजोन, है ना, अमोनिया, इस टाइप से। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो Cp की वैल्यू होती है वो होती है 3/2R, 3/2R। तो Cp की वैल्यू कितनी होगी, Cv प्लस R। Cv की मैंने बताई 3/2R, तो 3/2R प्लस R कितना हो जाएगा, 5/2R, ये जाएगा 5/2R। गामा कितना होगा, Cp Cv रेशो, मतलब Cp को डिवाइड कर दो Cv से, तो R कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, 5/3, 5/3 हो जाएगा, है ना। अच्छा डायटोमिक, डायटोमिक के लिए होती है Cv की वैल्यू 5/2R, 5/2R। तो ये कितनी होगी Cp की वैल्यू, Cv प्लस R, मतलब 5/2R प्लस R। सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 7/2R, 7/2R आ जाएगा। और गामा कितना आएगा, 7/5, है ना, ये रेशो आ जाएगा। जो पॉली एटॉमिक रहते हैं उनके लिए Cv की वैल्यू होती है 3R, कितनी, 3R। तो Cp की वैल्यू कितनी होगी, 3R प्लस R, 4R, 4R। गामा की वैल्यू कितनी होगी, Cp अपॉन Cv, मतलब 4R/3R, R कैंसिल, 4/3, 4/3। तो ये टेबल जो है वो भी बच्चों याद रखियो, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से आपको Cp और Cv इसमें जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जानबूझ के बोर्ड के सामने से हटता हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे। आपको यदि कुछ लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख पाए। तो बच्चों इसके बाद मुझे लगता है आपको मुझे समझाना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये टीचर्स का बड़ा पसंदीदा आर्टिकल है, जनरली एग्जाम में आता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके बेसिस पर काफी न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आता है। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, समझिएगा। यदि एक बॉडी ये है, हॉट है, सेकेंड बॉडी इसके कांटेक्ट में रखी है, कोल्ड है, तो नो डाउट हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, कहां से कहां, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर सपोज T1, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2। जो हॉट बॉडी है उसका मास M1, स्पेसिफिक हीट S1,
कोल्ड बॉडी उसका मास m2, इसकी स्पेसिफिक हीट s2 और टेम्परेचर T2। ऐसी दो डिफरेंट बॉडीज हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं और हमने उनको कांटेक्ट में रखा है। तो आप सभी को पता है कि हीट फ्लो करेगी। आपसे पूछा जाए कहां से कहां फ्लो करेगी तो आप सीधे सीधे बताएंगे सर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक कि दोनों की टेम्परेचर सेम ना हो जाए। वाटर में भी ऐसे ही होता है। यदि आप दो टैंक ले लें और इनको पाइप से कनेक्ट कर दें, यहाँ पर वॉल लगा दें, इसमें पूरा वाटर यहाँ तक भर देंगे, पूरा एम्प्टी है, तो जैसे आप वॉल ओपन करेंगे तो वाटर फ्लो करेगा बहुत हाई स्पीड से और इसका लेवल डाउन होता जाएगा, इसका लेवल अप होता जाएगा। ये फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाए। तो वाटर का फ्लो होना वाटर के लेवल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हीट का जो फ्लो होना डिपेंड करता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर। हीट कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कब तक? जब तक कि दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्वांटिटी ऑफ हीट डिफरेंट हो सकती है दोनों में। जैसे मैं यहाँ पर मैंने आपको बोला, अब एग्जांपल देता हूं, ये एक टैंक है और एक ये टैंक है। आपको डायग्राम एकदम क्लियर दिख रहा है। ये टैंक बेचारा दुबला पतला है, इसमें भले ही वाटर यहां तक है और इसमें वाटर भले ही यहां तक है। तो टैंक ए जो है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है, टैंक बी में वाटर की क्वांटिटी हो सकता है ज्यादा है। फिर भी यदि आप पाइप से कनेक्ट करोगे, वॉल को ओपन करोगे, तो वाटर जो फ्लो करेगा वो हाई लेवल से लो लेवल पर फ्लो करेगा। भले क्वांटिटी इसमें ज्यादा, इधर से इधर नहीं आएगा, ऐसा जाएगा। रिवर से वाटर कहां जाता है? समुद्र में। रिवर में क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है पर लेवल हाई है। समुद्र में क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है लेकिन लेवल लो है, इसलिए रिवर का वाटर समुद्र में जाता है। तो यहां जाएगा, इसमें ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम है वाटर और कम हो जाएगा। लेकिन ये कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों के लेवल सेम ना हो जाए। जब दोनों के लेवल इक्वल हो जाएंगे तो वाटर का फ्लो होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे हीट में भी होता है। हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कब तक फ्लो करती है? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब सेम टेम्परेचर हो जाते हैं तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर यही है। When two bodies having at different temperatures are in contact, then heat flows from hot body to cold body, and at thermal equilibrium heat lost by hot body is equal to heat taken by cold body. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाए। तो मान लीजिए दोनों के जो कॉमन टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, वो T। अभी ये T1 था, ये T2 था, और एट थर्मल इक्विलिब्रियम व्हाट इज कैपिटल T? कॉमन टेम्परेचर। कॉमन टेम्परेचर कब आएगा? जब भी आएगा उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर heat lost by hot body
is equal to heat taken by cold body। और बच्चों यही है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, when two bodies having at different temperatures are in contact, then at thermal equilibrium heat lost by a hot body is equal to heat taken by cold body। बस इतना सा आपको लिखना है, कंप्लीट हो गया। अब हॉट बॉडी ने कितनी हीट लॉस की, तो हीट का फॉर्मूला तो आपको पता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आप देखें हॉट बॉडी का मास m1, स्पेसिफिक हीट s1, चेंज इन टेम्परेचर बोलो तो डेफिनेटली आप लोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। हालांकि इसको आप ग्रेटर क्वांटिटी को पहले लिख सकते हो, तो आप चाहो तो लिख सकते हो T1 माइनस T। यदि मैं थीटा यूज करता तो थीटा 1 माइनस T, चलो थीटा लिखेंगे आप बच्चों, अपन थीटा लेके चल रहे हैं ना, थीटा 1 चलने दो, थीटा 1 थीटा 2 और कॉमन टेम्परेचर को अपन थीटा लिखते हैं। जो लेके चल रहा है नोटेशन अपन उसी को लेके चलते हैं तो अच्छा रहेगा। तो क्या लिखोगे थीटा 1 माइनस थीटा हॉट बॉडी का टेम्परेचर और फिर माइनस कॉमन टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। तो मास ऑफ कोल्ड बॉडी क्या था m2, स्पेसिफिक हीट कितनी थी s2, चेंज इन टेम्परेचर तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ लेकिन कोल्ड बॉडी का तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, थीटा 2 से कितना हो जाएगा थीटा, तो थीटा ग्रेटर होगा तो थीटा माइनस थीटा। यही है, इस कॉन्सेप्ट की अपन हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व कर, और आप चाहो तो इसकी हेल्प से हम कॉमन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। देखो m1 s1 theta 1 minus m1 s1 theta is equal to m2 s2 theta minus m2 s2 theta 2। ट्रांसफर करो बच्चों, m1 s1 theta 1 plus m2 s2 theta 2 is equal to, ये ट्रांसफर कर दो, m1 s1 theta plus m2 s2 theta, तो m1 s1 theta 1 plus m2 s2 theta 2 is equal to थीटा कॉमन निकाल लो तो क्या बचा है m1 s1 plus m2 s2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डिवाइड बाय m1 s1 plus m2 s2। ये फॉर्मूला आ गया, कॉमन टेम्परेचर निकाल। अच्छा दो बॉडीज यदि अपन लेते इक्वल मास की और सेम नेचर की, मतलब दोनों आयरन की हैं, आयरन की हैं तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैसी होगी सेम, या एक ग्लास गर्म पानी एक ग्लास ठंडा पानी, पानी पानी मतलब नेचर सेम हो गया, स्पेसिफिक हीट सेम हो गई, पर एक गर्म एक ठंडा, गर्म का टेम्परेचर थीटा 1 ठंडा का टेम्परेचर थीटा 2, मिक्स किया कॉमन टेम्परेचर कितना होगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं बताना चाह रहा हूं इफ m1 is equal to m2 is equal to n इक्वल मास और स्पेसिफिक हीट s1 is equal to s2 is equal to s, दोनों के यहां वैल्यू रखो तो m into s या m into s m into s m into s, m into s न्यूमरेटर में से कॉमन निकल आएगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2ms, तो ms ms कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। मान लीजिए सपोज जो हॉट वाटर था उसका टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड का कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मास दोनों के इक्वल थे, वाटर था, मिक्स कर दिया कितना टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सचर का 70 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 100 बाय 2 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसा कब आएगा जब मास इक्वल होगा, स्पेसिफिक भी सेम होगी, सेम नेचर की सबसे। लेकिन अब आप पानी है उसमें आप दूध को मिक्स कर रहे हैं
तो पानी की स्पेसिफिक हीट अलग हो गई, दूध की अलग हो गई, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, ये फॉर्मूला लगेगा फिर तो। इसमें मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। तो बच्चों ये है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, और इसकी हेल्प से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो मैंने इस वीडियो के साथ फिनिश कर दिया है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कभी मन कर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कभी मन कर जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और उसके ऊपर कमेंट्स भी अच्छे डाल दीजिए। खराब दोगे तो मैं आने नहीं दूंगा, उसको पब्लिश ही नहीं होने दूंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।